हेलो एवरीबॉडी, आज हम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि JFET की वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके कंस्ट्रक्शन को हमने डिटेल में स्टडी किया था, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। इसमें N टाइप मटेरियल है और P टाइप मटेरियल से ये गेट बना हुआ है जो इसके अंदर एम्बेडेड है, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड होती है जिसे हम बोलते हैं VDD। पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो ड्रेन से कनेक्टेड होता है, नेगेटिव टर्मिनल इस बैटरी का सोर्स से कनेक्टेड होता है, और सोर्स को हम ग्राउंडेड कर देते हैं यानी कि अर्थ कर देते हैं। और इन दोनों में जब ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है VDS यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ चलते हैं, जिससे कि ऊपर से नीचे की तरफ करंट आता है जिसे हम बोलते हैं ड्रेन करंट। ऊपर से नीचे आ रहा है ID, और ड्रेन करंट की वैल्यू सोर्स करंट के इक्वल होती है, ID = IS। तो ये ड्रेन करंट आ रहा है इस बैटरी की वजह से। तो यहाँ पर जो कंट्रोलिंग डिवाइस है वो हमारा होता है गेट। गेट जो है वो इधर से भी P टाइप का है, इधर से भी P टाइप का है। गेट के दोनों टर्मिनल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम एक ही टर्मिनल मान सकते हैं, ये गेट का टर्मिनल है। आज हम इसकी बायसिंग देख रहे हैं। तो गेट के इस टर्मिनल को हम सोर्स के साथ में किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो हम इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, दो मेथड है, या तो हम इसे डायरेक्टली गेट को विदाउट एनी बैटरी सोर्स के साथ में कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि हमने ये कनेक्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा, जितना पोटेंशियल सोर्स का होगा उतना ही पोटेंशियल किस चीज का हो जाएगा, गेट का। तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है गेट और सोर्स के बीच में, यानी कि VGS, वो कितना हो जाएगा, 0। दूसरा मेथड है कि यहां पे हम एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे, और बैटरी का नेगेटिव जो सिरा है, नेगेटिव एंड है, वो हम गेट से कनेक्ट करेंगे ताकि VGS कैसे हो सके, नेगेटिव हो सके। तो पहले हम बात करते हैं VGS 0 है तब क्या होता है। आप ये देखिए कि यहां पर PN जंक्शन बन रहा है, गेट और बीच में जो ये सबस्ट्रेट है, N टाइप मटेरियल है, चैनल है, इस चैनल के बीच में P और N के बीच में आपको पता है कि क्या बनता है, एक जंक्शन बनता है, जिसकी वजह से इसका नाम है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये हो गया आपका, ये जंक्शन हो गया। इस जंक्शन की कुछ विड्थ होती है जिसे हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं, और इस डिप्लीशन लेयर में कोई भी ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता ना ही कोई होल होता। तो ये जनरली इस तरीके से रहता है। तो इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ सब जगह बराबर होगी जब तक कि यहां पर कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है। अगर VDD की वैल्यू 0 रख रहे हैं, बाहर से कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक जैसा ही डिप्लीशन लेयर होगी, इधर भी बराबर विड्थ की होगी। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करते हैं, VDD की कुछ वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे एक VDS वोल्टेज डिफरेंस आ जाता है बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। तो वैसे ही क्या होता है कि ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा पॉजिटिव वोल्टेज है, और नीचे की तरफ तो आपको पता है ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, 0 है। तो हम एक बार को ये लेट कर लेते हैं कि VDS ड्रेन एंड सोर्स के बीच की वोल्टेज लेट कितनी है, 4 वोल्ट है। ये हमने लेट किया है आपको समझाने के लिए कि ये कैसे वर्किंग होती है। तो अगर यहाँ पे ये 0 वोल्ट है और VDS यहाँ से लेकर यहाँ तक की पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, तो डेफिनेटली ऊपर वाला जो किनारा है, यहाँ ड्रेन वाला जो एज है, टर्मिनल है, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 4 वोल्ट। तो आप ये देखिए कि 0 से 4 के बीच में यहाँ कंटिन्यूअस वेरिएशन होगा ऑफ वोल्टेज कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती चली जा रही होगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ अगर 0 वोल्ट है तो डेफिनेटली यहाँ कहीं 1 वोल्ट होगा, यहाँ बीच में कहीं 2 वोल्ट होगा, और ऊपर कहीं 3 वोल्ट होगा, ऊपर कहीं 4 वोल्ट होगा। इस तरीके से वोल्टेज चेंज हो रही होगी। तो आप ये देखिए कि ये गेट का जो टर्मिनल है ये 0 वोल्ट पे है, बिकॉज ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। यहाँ पे 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया, 1 वोल्ट। इससे ऊपर देखें तो 0 और 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 2 वोल्ट, और ये रिवर्स बायसिंग का है। आप ये देखो P के साथ में लोअर पोटेंशियल है, 0 वोल्टेज है, और N टाइप मटेरियल में हायर पोटेंशियल है, 2 वोल्ट है। तो इसीलिए यहां पर जब ये 2 वोल्ट है और ये 0 है, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का हो गया, ऊपर 3 वोल्ट का हो गया। तो कंटिन्यूअसली P और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता चला जा रहा है, और वो भी रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग में जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर भी इंक्रीज हो जाती है। तो ऊपर की तरफ हम देखेंगे, ऊपर की तरफ यहां पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा हो जाएगी, ये ज्यादा हो जाएगी, नीचे की तरफ कम रहेगी। तो यहां पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, बिकॉज यहां पर 3 और 0 यानी कि 3 - 0 यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 वोल्ट है। इसी तरह से इस तरफ भी 3 - 0 यानी कि 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और नीचे 1 - 0 यानी कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इस किनारे पर। तो यहां ऊपर की तरफ डिप्लीशन लेयर की विड्थ
ज़्यादा हो जाएगी, ये डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो गई है यहाँ पर इस बैटरी के कनेक्शन की वजह से, इस VDS की वजह से। अगर VDS की वैल्यू 0 रहेगी तो सब जगह डिप्लीशन लेयर की विड्थ इक्वल रहेगी। तो यहाँ पर ये डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो गया है और इस चैनल की चौड़ाई कम हो गई है। डिप्लीशन लेयर को अगर हम बढ़ा देते हैं तो जितनी ज़्यादा डिप्लीशन लेयर एक दूसरे के क्लोज आती जाएंगी, बीच में से पास होने वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास होने के लिए जो रास्ता है जिसे हम बोलते हैं चैनल, तो ये चैनल की विड्थ लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है ऊपर की तरफ जाने पर। अगर हम इस बैटरी की वोल्टेज को डबल कर देते हैं, VDS को डबल कर देते हैं, तो यहां पर जो डिप्लीशन लेयर है और ज्यादा चौड़ी हो जाएगी पहले से भी। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम VDS को इंक्रीज कर रहे हैं, VGS को 0 रखकर, तो वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज होती चली जा रही है और यहां से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी मुश्किल आने लगेगी, क्योंकि जब बीच में कम रास्ता होगा तो वहां पर कम जगह में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पास होना है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो वो हम देखते हैं, हम ग्राफ खींचते हैं। पहले हम इसके लिए देखते हैं VGS जब 0 है और तब हम ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, एक तरफ हमने क्या ले लिया, VDS यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, और दूसरी तरफ हमने ले लिया ड्रेन करंट। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे पहले VDS को अगर हम 0 रखते हैं, ये बैटरी को हटा देते हैं, तो यहाँ 0 करंट फ्लो करता है, यानी कि ये पॉइंट आ जाता है। जैसे जैसे VDS को इंक्रीज करते हैं, करंट भी इंक्रीज होता चला जाता है लीनियरली। ओम्स लॉ को ये फॉलो करता है शुरुआत में, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जब VDS को हम इतना इंक्रीज कर देते हैं कि ये डिप्लीशन लेयर एक दूसरे के साथ में ऑलमोस्ट टच ही करने वाली होती है, लगभग टच कर जाती हैं। तो तब उस वोल्टेज पर करंट जो है वो सैचुरेशन के लेवल पर पहुंच जाता है। यहां से जो करंट ऊपर जा रहा है वो करंट जो है और ज्यादा इंक्रीज नहीं होता वोल्टेज बढ़ाने पर, इस VDD को या VDS को बढ़ाने पर और ज्यादा इंक्रीज नहीं होता, बल्कि वो एक यहां पे एक सैचुरेशन के लेवल पे आ जाता है। तो ये एक सैचुरेशन लेवल है, यहां पर करंट जो है वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे VDS को, लेकिन करंट जो है वो उतना का उतना ही रहेगा। इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं IDSS, ड्रेन करंट इन शॉर्ट सर्किट पोजीशन, सैचुरेशन ड्रेन करंट इन शॉर्ट सर्किट पोजीशन ऑफ गेट एंड सोर्स। गेट और सोर्स जो है वो इस टाइम पे शॉर्ट सर्किट है, तो ये SS जो है वो शॉर्ट सर्किट को दिखा रहा है और सैचुरेशन को दिखा रहा है, ड्रेन करंट को दिखा रहा है। तो ड्रेन करंट की ये मैक्सिमम वैल्यू है कब, जब गेट और सोर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। अगर हम कंटिन्यूसली अभी भी यहां पर वोल्टेज को इंक्रीज करते चले जाएं तो यहां पर एक लिमिट आ जाएगी और ये जंक्शन जो है, PN जंक्शन दोनों, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो ब्रेकडाउन रीजन में पहुंच जाएगा और यहां पे ब्रेकडाउन हो जाएगा। और ब्रेकडाउन में आपको पता है कि करंट एकदम से इंक्रीज करता है, तो यहां पर हो जाएगा आपका ब्रेकडाउन। तो ये हो गई आपकी ब्रेकडाउन वोल्टेज। यहां पर जिस वोल्टेज पर ये दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिल ही जाते हैं, इस वोल्टेज को हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, VP। VP क्या है, पिंच ऑफ वोल्टेज, यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज वो है ड्रेन और सोर्स के बीच की वो वोल्टेज है जिसपे कि हमें सैचुरेशन लेवल मिल जाता है करंट का, करंट और ज्यादा बढ़ता नहीं है। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे से कभी भी बिल्कुल नहीं मिलेंगे, हमेशा इनके बीच में जरूर कुछ ना कुछ गैप रहेगा इन दोनों डिप्लीशन लेयर्स के बीच में। ऐसा नहीं है कि दोनों डिप्लीशन लेयर एक दूसरे से मिल जाएंगी, बिकॉज डिप्लीशन लेयर में भी आपको पता है आयंस होते हैं, चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। तो यहां पर जो आयन है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल्शन की वजह से ये कभी भी एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं हो पाएगा। हमेशा एक बीच में नैरो सा रास्ता बीच में जरूर बचा रहेगा इलेक्ट्रॉन्स के पास होने के लिए, जिसकी वजह से एक सैचुरेशन करंट लगातार फ्लो करता रहेगा, चाहे हम VDS को बढ़ाते चले हैं जितना भी, और एक लिमिट के बाद में ब्रेकडाउन आ जाएगा। अब अगर हम यहां पर नेगेटिव वोल्टेज लगा देते हैं, सपोज VGS को हम यहाँ 0 की जगह हम यहां पर एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, ये नेगेटिव यहां पे वोल्टेज लगा रहे हैं, और ये VGS जो है वो अब हमने नेगेटिव ले लिया है। तो इस N चैनल JFET के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव वोल्टेज होने की वजह से यहां पर जो रिवर्स बायसिंग है P और N के बीच में,
ये पी टाइप मटेरियल था, ये एन टाइप मटेरियल था, इनके बीच में रिवर्स बायसिंग इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज पी जो है वो मोर नेगेटिव हो गया है। और किसकी वजह से नेगेटिव हो गया? इस नेगेटिव वोल्टेज की वजह से, इस VGS के नेगेटिव होने की वजह से ये और ज्यादा नेगेटिव हो गया। अब यहाँ 0 वोल्ट नहीं है बल्कि कुछ नेगेटिव वोल्टेज है। मान लिया यहाँ पे माइनस के हम 2 वोल्ट ले रहे हैं इस बैटरी की वोल्टेज को, तो ये -2 है। तो अब आप देखिए, या माइनस के 1 ले रहे हैं तो माइनस के 1 वोल्ट है। तो अब आप देखिए कि अगर हम फिर से वही सब कुछ देखते हैं, VDS की वैल्यू को हम इंक्रीज करते चले आते हैं, तो यहाँ पे आप देखो -1 और 1 के बीच में एक पहले से ज्यादा रिवर्स बायसिंग है। -1 और 2 के बीच में पहले से ज्यादा रिवर्स बायसिंग है। -1 और 3 के बीच में पहले से ज्यादा रिवर्स बायसिंग है। रिवर्स बायसिंग ज्यादा होने की वजह से इसके चैनल का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। चैनल का इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से ये जो कर्व यहाँ पे इस तरीके से जा रहा था उसकी स्लोप थोड़ी सी कम हो जाएगी और यहाँ पर आपको इस तरीके से कर्व मिलेगा। मान लिया VGS आपने -1 वोल्ट ले रखा है तब, तो यहां जो पिंच ऑफ वोल्टेज है वो आपको पहले ही मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? बिकॉज पहले ही ये एक दूसरे से ज्वाइन होने वाले होंगे, क्योंकि अब यहां पर रिवर्स बायसिंग पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गई है। पिंच ऑफ वोल्टेज पहले ही मिल जाएगी, पहले ही सैचुरेशन करंट मिल जाएगा, ऊपर से थोड़ा सा कर्व नीचे आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम -2 वोल्ट के लिए देखेंगे तो यहां पर पिंच ऑफ वोल्टेज और ज्यादा पहले आ जाएगी एंड सो ऑन। तो VGS ये -2 वोल्ट के लिए है। इसी तरीके से हम बाकी के देखते चले आएंगे। मान लिया जो ये पिंच ऑफ वोल्टेज है, मान लिया ये -5 वोल्ट है। VP जो है वो पिंच ऑफ वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट पे मिलती थी जब जो है VGS 0 था, ये 5 वोल्ट पे ये मिल रही थी ये। तो 5 वोल्ट की अगर हम यहाँ रिवर्स बायसिंग लगाएंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर अगर हम नेगेटिव वोल्टेज लगाएंगे जब VGS -5 वोल्ट है तो यहां पर 0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम उतने ही पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर यहां नेगेटिव वोल्टेज लगा देंगे तो पहले से ही ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे, पिंच ऑफ हो जाएंगे और यहां पर 0 वोल्ट 0 करंट जो है हमें मिलेगा, यानी कि यही कर्व मिलेगा। तो हम ये देखते हैं कि जैसे यहां पर जो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है करंट, ID जो है ड्रेन करंट जो है वो फंक्शन है किस चीज का? वोल्टेज गेट एंड सोर्स के बीच में। गेट एंड सोर्स के बीच में अगर वोल्टेज को हमने 0 से -1 किया, -2 किया तो अपने आप ही कर्व नीचे की तरफ आता चला जा रहा है। और अगर हम इसके सभी पिंच ऑफ पॉइंट्स को जोड़ दें तो ये वाला जो रीजियन है, इस रीजियन को हम बोलते हैं, इधर वाले रीजियन को हम बोलते हैं ओहमिक रीजियन। ओहमिक रीजियन क्योंकि यहां पर ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। और इससे इधर का जो रीजियन है इसे हम बोलते हैं एक्टिव रीजियन। और ये आपको मिल रही है ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन से इधर का जो रीजियन है वो आपका होता है ब्रेकडाउन रीजियन। और नीचे वाला जो रीजियन होता है वो होता है आपका कट ऑफ रीजियन। तो ये इस तरीके से 4 रीजियंस हैं, ओहमिक, एक्टिव, और जहां पे ब्रेकडाउन हो रहा है उसके राइट साइड में ब्रेकडाउन रीजियन, और इस लाइन के यानी कि एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ कट ऑफ रीजियन। तो अगर हम सिंबल की बात करें तो N चैनल JFET के लिए ये सिंबल है, सोर्स, गेट एंड ड्रेन, और गेट से अंदर की तरफ एरो आएगा। और अगर ये P चैनल JFET होता, यानी कि यहाँ पे P चैनल होता और यहाँ दोनों तरफ N होता, तब यहाँ पर गेट से एरो बाहर की तरफ आता। तो दोनों टाइप्स के लिए ये सिंबल्स में बस इतना फ़र्क है कि N चैनल के लिए गेट से एरो अंदर की तरफ आएगा और P चैनल JFET के लिए एरो बाहर की तरफ जाएगा। एक्चुअली ये जो एरो है ये PN जंक्शन के में अगर करंट फ्लो करे तो उस डायरेक्शन को शो करता है। वैसे यहाँ करंट फ्लो नहीं करता बिकॉज हम हमेशा जो VGS है वो नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन अगर करंट फ्लो करे तो उसकी डायरेक्शन को शो करता है, और करंट हमेशा P से N की तरफ फ्लो करता है। इसीलिए यहाँ पर गेट से अंदर की तरफ एरो आया है N चैनल के लिए, और P चैनल के लिए बाहर की तरफ जाएगा। यहाँ पे अगर हम एक्टिव ओहमिक रीजियन की बात करें तो ओहमिक रीजियन में आप ये देखते हैं कि रजिस्टेंस जो है वो लगातार चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हम VGS को चेंज कर रहे हैं, गेट और सोर्स के बीच की वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, तो रजिस्टेंस चेंज हो रहा है। और सबसे कम रजिस्टेंस ये वाला है, इस रजिस्टेंस को हम बोलते हैं R0। और अगर हम किसी और कर्व पे देखें, मान लिया इस कर्व पे देखें या इस कर्व पे देखें, तो रजिस्टेंस जो है वो मान लिया RD है, तो RD जो है वो R0 पे, R0 का मतलब जब VGS की वैल्यू
कितनी होगी, मान लिया 0 वोल्ट होगी, तो तब जो रेजिस्टेंस होगा वो R0 होगा। तो R0 पे किस तरीके से डिपेंड करता है, आर डी इज इक्वल टू होता है R0 अपॉन 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर, जहां VP क्या है, पिंच ऑफ वोल्टेज, R0 वाली पोजीशन पर पिंच ऑफ वोल्टेज, और VGS क्या है, अगर आप चाहें तो -1 वोल्ट रख लें, -2 वोल्ट रख लें, यानी कि वो वोल्टेज जिसपे कि हमें ये ओहमिक रीजन का रेजिस्टेंस निकालना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो VGS पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ वोल्टेज। तो यानी कि ये वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करवा सकते हैं हम JFET से। तो JFET वर्क्स एज वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। साथ ही साथ अगर आप देखें किसी, मान लीजिए ये वाला जो करंट है, जब 0 वोल्ट की वोल्टेज है गेट और सोर्स के बीच में, तब वो IDSS है सैचुरेशन लेवल पे, और मान लीजिए ये वाला करंट ID है या ये वाला करंट ID है, और हमें ID की वैल्यू निकालनी है। तो ID इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखेंगे, IDSS, ये वाला IDSS 0 वोल्ट वाला IDSS इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। बिल्कुल वही फॉर्मूला यहाँ डिवाइड की जगह यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, और इसे हम बोलते हैं शोकले इक्वेशन। तो इससे भी हम ड्रेन करंट सैचुरेशन लेवल पे फाइंड कर सकते हैं VGS की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो हम ये देखते हैं कि इस पूरे रीजन में, एक्टिव रीजन में, यहां से लेकर यहां तक या यहां से लेकर यहां तक ड्रेन करंट की वैल्यू सेम रहती है। तो यानी कि ये हम इसे यूज कर सकते हैं एज करंट सोर्स। वोल्टेज को आप चाहे जितना मर्जी आगे बढ़ाते चले जाएं, करंट सेम है। तो करंट सेम है तो इसका मतलब वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है एक्टिव रीजन में, तो इसे हम यूज कर सकते हैं। JFET कैन बी यूज्ड एज करंट के सोर्स की तरह। और बाकी जो है, जैसे आप BJT को यूज करते हैं एज ए स्विच एंड एज एम्पलीफायर, वैसे तो आप यूज कर ही सकते हैं इसे। तो अब हम शोकले इक्वेशन की हेल्प से हम ट्रांसफर कर्व खींचेंगे। ट्रांसफर कर्व क्या होता है, जो वोल्टेज VGS, गेट एंड सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट के बीच में कर्व होगा, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसफर कर्व। अगर आप यहाँ पे VGS की वैल्यू 0 रखेंगे तो ड्रेन करंट कितना आएगा, ये 0 में VP से डिवाइड किया 0 हो गया, IDSS के इक्वल आ जाएगा ये सीधा सीधा। तो ID की वैल्यू सीधा सीधा ये आ जाएगी IDSS। अगर हम VGS की वैल्यू VP के इक्वल रखेंगे, माइनस में जाती है आपको पता है, लेकिन यहाँ माइनस साइन के विदाउट रखेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू रखते हैं। तो VGS की वैल्यू अगर आप यहाँ VP रख देंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो ID की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो जब जो है आपके पास में वोल्टेज, गेट एंड सोर्स के बीच की वोल्टेज VP के इक्वल होती है, तो आपको पता है कोई करंट नहीं फ्लो करता, ID की वैल्यू 0 होती है। इसी तरीके से अगर आप VGS की वैल्यू VP की आधी रखते हैं तो ID की वैल्यू IDSS की 1/4 आएगी। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, VP अपॉन 2 पर IDSS अपॉन 4। तो ये पॉइंट आपको मिल गया। इन सबको अगर आप मिलाते हुए कर्व खींचेंगे तो ये कर्व जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, और इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफर कर्व। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम MOSFET की बात करेंगे। थैंक यू।